हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल्स कोटा पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। एच पार्ट 1 में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स कोटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स कोटा एंड ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स कोटा, इसी के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ सेल्स कोटास को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम आगे की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ सेटिंग ऑफ कोटास, यानी कि सेल्स कोटा को निर्धारित करने की विधियों की बात करेंगे। इनमें सबसे पहली विधि है ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, यानी यह वह विधि है जिसमें कि विभिन्न प्रबंधकों के मतों को मिला करके सेल्स कोटा का डिटर्मिनेशन किया जाता है। इस विधि को अपनाने वाली कंपनियां सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रबंधकों के विचारों को आमंत्रित करके उनके विचारों का मिश्रण करती हैं। दूसरा है सेल्स फोर्स कंपोजिट, यानी कि विक्रय शक्ति मिश्र। इस विधि में विक्रय के अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व विक्रय कर्मचारियों का होता है और यह अनुमान विक्रेताओं द्वारा निजी रूप से इस उद्देश्य के लिए दिए गए फॉर्म में तैयार कर लिया जाता है और कुछ अन्य अवसरों पर विक्रयकर्ता विक्रय प्रबंधक के साथ की गई सभाओं में भी अपने अपने विक्रय प्रदेशों के विक्रय अवसरों पर विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद में थर्ड मेथड है पास्ट परफॉर्मेंस मेथड। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यह वह मेथड होता है जिसमें सेल्स कोटा डिटरमाइन करने के लिए पिछले सालों के एवरेज सेल को बेस बनाया जाता है और अकॉर्डिंगली उसमें कुछ विक्रय मात्रा को बढ़ा करके या कुछ परसेंटेज को इनक्रीज करके नया सेल्स कोटा डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इस विधि के अनुसार विगत कई वर्षों की औसत बिक्री के आधार पर पिछले वर्ष के विक्रय परिणाम में वृद्धि करके पहले कुल विक्रय की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है और इसके बाद कुल कोटा को विगत अभिलेखों के आधार पर विक्रय प्रदेशों और उत्पादों के लिए बांट लिया जाता है। और दूसरी विधि के अनुसार प्रत्येक विक्रयकर्ता के कोटा को पिछले वर्ष की तुलना में एक स्वैच्छिक प्रतिशत के आधार पर बढ़ा दिया जाता है। तो कुल मिला के प्रीवियस एक्सपीरियंस पर बेस्ड यह मेथड होता है। एंड द नेक्स्ट इज मार्केट फैक्टर एंड इंडेक्स, यानी यह वह मेथड है जिसमें कि मार्केट फैक्टर्स और अभिसूचकों के आधार पर कोटा का निर्धारण किया जाता है। ये फैक्टर होते हैं व्यय योग्य आय, फुटकर विक्रय, आयकर रिटर्न, रोजगार, जनसंख्या, वाहन पंजीयन, बैंक जमा, जन्म पंजीयन। तो इनके आधार पर जो है यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है और उसमें सेल्स की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। बाजार अभिसूचक किसी व्यावसायिक क्षेत्र में विक्रय संभावना के प्रतिशत को प्रकट करता है। कोटा की स्थापना के लिए इन बाजार घटकों और अभिसूचकों की स्टडी करके विक्रय की मात्रा का पूर्वानुमान किया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं हम कोरिलेशन एनालिसिस मेथड की। सहसंबंध विश्लेषण बाजार घटकों का चयन करने और बाजार अभिसूचकों को वरीयता प्रदान करने का महत्वपूर्ण उपकरण होता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि कुछ फैक्टर वास्तव में प्रोडक्ट के सेल्स रिलेशन रखते हैं तो यह रिलेशन पास्ट टाइम में भी रहा होगा। इसलिए इन घटकों का बेस्ट कॉम्बिनेशन या संयोजन वह होगा जो उद्योग की जो है पास्ट सेल्स से क्लोजली कनेक्टेड रहा होगा। और इसमें यह भी माना जाता है कि जो संबंध पास्ट टाइम में सच्चा रहा है वह प्रेजेंटली भी सही सिद्ध होगा। तो इस आधार पर इसमें सेल्स कोटा का डिटर्मिनेशन किया जाता है। इसके अलावा दो विधियां और हैं जो कि हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि कुल विक्रय के आधार पर, कुल बिक्री के अनुमान के आधार पर इस विधि में इंडस्ट्री की टोटल सेल का अनुमान लगाकर संस्था की भावी बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट मेकिंग एन एस्टीमेट ऑफ टोटल सेल्स। इस विधि में जनरली प्रत्येक विक्रय इकाई द्वारा निर्धारित बिक्री की मात्रा को ही उसका विक्रय कोटा मान लिया जाता है, यानी इंडस्ट्री की सेल के बजाय इंडिविजुअल जो यूनिट है वह कितना सेल करती है उसी के आधार पर विक्रय कोटा का निर्धारण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले विक्रेता और वितरकों, शाखाओं और अन्य विपणन इकाइयों से उनके विक्रय प्रदेशों में उनके द्वारा की जा सकने वाली बिक्री के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और इसके बाद वैयक्तिक रूप से या विक्रय सम्मेलन में विचार विमर्श के द्वारा संस्था की भावी कुल बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। अब बात कर रहे हैं एसेंशियल्स प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स कोटा सेटिंग की, कि जो विक्रय
कोटा निर्धारित किया जाए तो किन बातों को ध्यान में रखा जाए। इनमें सबसे पहला है फैक्चुअल बेस, यानी ये तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, केवल अनुमानों पर या अटकलबाजी पर या इंट्यूशन बेस्ड कोटा नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोटा को समझने में ही अगर समय लगेगा तो उसको अप्लाई करने में या उसको अचीव करना कंपैरेटिवली इजी नहीं होगा। तो विक्रय कोटा निर्धारित करने की विधि सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। फेयरनेस होनी चाहिए। विक्रय कोटा के कारण जो विक्रय करता है उनके मन में किसी प्रकार का यह शक नहीं होना चाहिए या संदेह नहीं होना चाहिए कि उनके साथ में कोई इनजस्टिफिकेशन किया गया है। तो सभी विक्रयकर्ताओं का कोटा समान रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन विक्रय प्रदेश की प्रकृति, प्रतिस्पर्धा स्तर, विक्रेताओं की योग्यता, इन घटकों के अनुपात में विक्रय कोटा के निर्धारण में सामान्यतः अंतर हो सकता है। अटेनेबल होना चाहिए, यानी प्राप्त करने योग्य विक्रय कोटा बहुत अधिक हाई लेवल के नहीं होने चाहिए, जिससे कि उन्हें प्राप्त करने में विक्रयकर्ता की जो क्षमता से बाहर हो, तो उनकी कैपेसिटी के अंदर होने चाहिए। ये विक्रय कोटा अत्यधिक नीचे स्तर पर भी निर्धारित नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे श्रम और साधनों की बर्बादी बढ़ेगी। तो कोटा उचित और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। डेफिनेटनेस, यानी कि निश्चितता होनी चाहिए। विक्रय कोटा निर्धारित करने से पहले यह भली प्रकार स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए कि फर्म अपने विक्रयकर्ताओं से कितने विक्रय और गैर विक्रय कार्यों की अपेक्षा करती है। अब बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन की, कि विक्रय कोटा के निर्धारण में विक्रयकर्ताओं के विचारों, उनके ओपिनियंस और उनके सजेशंस को इंक्लूड किया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि विक्रय कोटा में अगर परिवर्तन करना पड़े तो उसमें इजीली परिवर्तन किया जा सके, उसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट किया जा सके, जिससे कि अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। अब बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, कि विक्रय कोटा के निर्धारण में प्रयुक्त सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े पूर्णतः सही होने चाहिए, वे तर्कयुक्त और नवीन होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मोटिवेशनल, कि जो विक्रय कोटा है वो विक्रयकर्ताओं को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। विक्रय कोटा विक्रयकर्ताओं को प्रेरित करने वाला हो। कोटा पूरा ना होने की दशा में दंड या जुर्माने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, लेकिन कोटा लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर विक्रयकर्ताओं को रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि कोटा निर्धारण करने में उचित स्थिरता होनी चाहिए। कोटा के आधार एवं विधि में बार बार परिवर्तन ना ही किए जाने चाहिए। फॉलोअप होना चाहिए। विक्रय कोटा लक्ष्यों की वास्तविक परिणामों से तुलना करके विचलन होने पर उन्हें दूर करने के आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। यानी अगर लक्ष्यों में और परिणामों में अंतर है और कोटा जो सोच के निर्धारित किया गया था वैसा नहीं है, तो उसमें कुछ सुधार भी किया जा सकता है। तो वैसे अवसर एक अच्छी कोटा प्रणाली में होने चाहिए। निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था करके ही विक्रय कोटा पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन रीजनल पोटेंशियल, कि यह विक्रय कोटा प्रबंधकों की इमेजिनेशन और पूर्वाग्रहों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये प्रादेशिक विक्रय संभावनाओं पर आधारित होना चाहिए। यानी कि एक प्रदेश में क्या रियल सेल्स पॉसिबिलिटी है, इसके आधार पर विक्रय कोटा का निर्धारण किया जाना चाहिए। एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि विक्रय कोटा विक्रय कर्मचारियों द्वारा स्वीकार किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम प्रॉब्लम्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स कोटास और देयर लिमिटेशंस, कि एक सेल्स कोटा को निर्धारण करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम आती है बायसनेस की, कि वैयक्तिक पक्षपात की, कि प्रबंधकों के वैयक्तिक दृष्टिकोण, धारणा और पक्षपातों से ये मुक्त नहीं रह सकते हैं। दूसरी आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर होते हैं एक सामान्य आधार ना होने के कारण वे प्रभावित हो सकते हैं। तो विक्रयकर्ताओं की योग्यता, कौशल, अनुभव और स्थितियों में पर्याप्त अंतर होने के कारण अभ्यंश यानी कि सेल्स कोटा जो है वो आदर्श नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए इनकी व्यावहारिकता कम हो जाती है। तीसरा है लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि विक्रय कोटा पूर्णतः गणितीय शुद्धता के साथ में निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, और इसलिए यह
ये ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा पार्ट इसका साइंटिफिक हो और कम जो हिस्सा हो वो अनुमानों पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लोड की, यानी कि विक्रय कोटा के निर्धारण में बाजार अनुसंधान, सांख्यिकी विधियों व विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसके आर्थिक भार को उठा पाना कई संस्थाओं के लिए संभव नहीं होता है। हाई कोटा अगली समस्या है इसकी। कई बार कुछ कंपनियां काफ़ी ऊंचे विक्रय कोटा निर्धारित कर लेती है, जिससे वे व्यवहारिक नहीं रह पाते हैं। अब बात कर रहे हैं सेल्समैन्स मार्केट की, कि कई संस्थाओं में उत्पादों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम होती है, अतः उत्पादों को बेचना एक समस्या नहीं होती है। और अब बात कर रहे हैं अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, कि जो लाभ और विक्रय होता है वो कई बातों से प्रभावित होता है, जैसे कीमत, उत्पाद किस्म, उत्पादन लागत, मांग, आधिक्य, प्रतिस्पर्धा। अतः इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोटा का निर्धारण उपयोगी नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स, कि कई विक्रय कोटा के निर्धारण में जटिल सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि समझने में कठिन होती हैं। और अगली बात है कि ओनली एम्फेसिस ऑन सेल, कि कोटा निर्धारित कर देने से विक्रेता के प्रयास केवल विक्रय बढ़ाने पर ही आधारित हो जाते हैं, जबकि गैर विक्रय कार्यों को वो नेग्लेक्ट करने लगते हैं। और अगली बात है साउंड्स नेगेटिव, की कई जो विद्वान हैं वो प्रबंधक हैं वो कोटा को ही नेगेटिव मानते हैं, और उनका कहना है कि कोटा शब्द की जगह उद्देश्य शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। और अगली बात है अदर वर्क नेग्लेक्टेड, कि अन्य कार्यों के प्रति उदासीनता रहती है, जैसे ग्राहकों को खोजने, उधार एकत्रित करने, असंतुष्ट और नाराज ग्राहकों को मनाने, इन सारे कार्यों के प्रति उनमें उदासीनता रहती है। पुरस्कार विक्रय कोटा को प्रभावशाली बनाने के लिए लक्ष्य प्राप्ति पर पुरस्कार देना आवश्यक होता है, लेकिन अनेक फर्में यह पुरस्कार की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोटा में एक सीमा या प्रॉब्लम रहती है। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, की विशेषज्ञों का अभाव रहता है। कई संस्थाएं विक्रय कोटा निर्धारित को विशेषज्ञों का कार्य मानती हैं, अतः वह इस पद्धति पर ध्यान नहीं देती हैं। तो इस तरह से सेल्स कोटा डिटर्मिनेशन जहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंस रखता है और इसके कुछ एम होते हैं, वहीं पर इसके डिटर्मिनेशन में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिनकी बात आज हमने की। तो इन प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन ध्यान में रखते हुए और इसके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सेल्स कोटा का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक सेल्स कोटा को निर्धारित करने की क्या विधियाँ होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या प्रॉब्लम होते हैं। इस तरीके से हमने सेल्स कोटा के बारे में सारे एस्पेक्ट्स को टोटल इन ऑल डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ कोटा, मेथड्स ऑफ सेटिंग कोटा, एसेंशियल्स ऑफ कोटा और प्रॉब्लम्स ऑफ कोटा की बात की। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।